दूसरा हमारा पॉइंट था अर्ली चाइल्डहुड। ये 2 साल से लेके 6 साल के दरमियान के बच्चे होते हैं। ये बच्चा जो हमेशा का जो इन्फेंसी, जो बर्थ पैदाइश से लेके 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं, वो उनके अंदर कुछ सलाहियतें कम होती हैं। जैसे वो शुरू में बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और दूसरी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। ना वो ड्राइंग कर सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। इसके बिनिस्बत जो है अर्ली चाइल्डहुड है, उसके अंदर वो कह रहा है कि इस बच्चे की उम्र दौड़ना, छलांग लगाना के काबिल हो जाते हैं। बच्चे बात करने के काबिल हो जाते हैं, पढ़ने के काबिल होते हैं, ड्राइंग बनाने के काबिल हो जाते हैं। और इसके अलावा वो इसके साथ डिफाइन कर रहा है कि वो मेंटली तौर पर जो समझने के काबिल होते हैं। जो 1 से लेकर पैदाइश से लेकर 2 साल का बच्चा होता है, वो सोच और समझ नहीं रखता। उसके अलावा जो ये कह रहा है 2 से और 6 साल का जो बच्चा होता है, वो पढ़ना भी सीखता है, बोलना भी सीखता है और दूसरी एक्टिविटीज जैसे खेलना, कूदना, मस्तियां वगैरह करना, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। और दूसरी तरह के उसमें सिखाते हैं कि वो पढ़ना भी सीख जाता है और लिखना भी सीख जाता है। ड्राइंग जो इसको एक्टिविटीज दी जाती हैं, वो भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मेंटली तौर पर वो ग्रोथ हो रही होती है। इसमें जो है जिस्मानी निशोनुमा कम होती है, मेंटली ग्रोथ ज्यादा होती है। ये फर्दर डिवाइड सर करेंगे। तीसरा पॉइंट है जी दरमियाना बचपना। मतलब 6 साल से 12 साल के दरमियान के जो बच्चे होते हैं, ये वो अरसा होता है जहां पर बच्चा जो है वो जिस्मानी ग्रोथ भी कर रहा होता है, लेकिन उसकी जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो भी बढ़ती रहती है। वो अपने कद के हिसाब से भी बढ़ रहा होता है, जिस्म के हिसाब से भी वो फैल रहा होता है। और इसके अलावा जो उसके काम करने की जो एक्टिविटीज होती हैं, जिसको हम एजुकेशन एज भी कहते हैं, कि ये इसमें बच्चा तालीम से रिलेट हो जाता है और उसके अंदर से फिर कुछ फिजिकली एक्टिविटीज भी अपने अंदर लेकर आता है और मेंटली जो उसकी चीजें हैं उनको भी वो इंक्रीज करता है। और ये जो एज है, इसके अंदर आप ये समझ लें कि 6 साल का बच्चा जो है वो उसको कंटिन्यू कर जाता है। 6 साल से 12 साल का बच्चा जो है उसी में से एनहांस करना शुरू कर देता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है, कद के हिसाब से, जिस्म के हिसाब से ब्रेन इस्तेमाल करना शुरू कर जाता है। आपके फिजिकली उसकी अपीयरेंस जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाती है और सीखने के अमल को और ज्यादा पुख्तगी के साथ कर सकता है। ये सर इसकी पैकेट की थ्योरी है डेवलपमेंट के बारे में। इसकी थ्योरी का जो इसकी थ्योरी के 4 स्टेजेस है। पहला स्टेज जो है मैं उसको डिफाइन करूंगा थोड़ा सा। पहला स्टेज जो है इसका सेंसरी मोटर स्टेज है। इसमें जो है ना पैदाइश से लेके 2 साल के बच्चे इसमें आते हैं इस थ्योरी में। इसमें ये होता है, इसमें ये है कि बच्चा जो है ना इस उम्र में हरकत करता है, मूवमेंट करने की कोशिश करता है, चलने की, फिरने की, बैठने की, घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है और फीडर पीना जो है ना वो सीखता है, अंगूठे चूसता है, खिलौने देख के उनकी तरफ माइल होता है इस थ्योरी के साथ। मेरा जो टॉपिक है वो सारा ही बता देता हूँ मैं शुरू से, तो ताकि थ्योरी भी आप लोगों को समझ आ जाए। थ्योरी जो है वो जीन पियाजे ने लिखी है। इसको पियाजे भी पढ़ते हैं, कुछ जीन पाइगेट्स भी पढ़ते हैं, फिर लेकिन असल में इसको जीन पियाजे ही पढ़ा जाता है। ये स्विट्जरलैंड का एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट था, उसके साथ ये फिलोसोफर भी है, इंग्लिश पोइट भी था, मुख्तलिफ इसने काम किया है। तो स्विट्जरलैंड के अंदर ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट किया जो है ना वो चेयरमैन भी रहा है, चेयर भी एक इसके हाथ में रही है। और ये खुद जो था वो जूइश फैमिली से था। इसकी जो रिसर्च थी इसकी अपने बच्चों के ऊपर ही थी। 4 इसके बच्चे थे। एक जो बच्चा था वो परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर पाता था चीज़ों को, फिर उसने जो है उसके ऊपर फोकस करके टोटल जो है उसने फिर एक डेवलपमेंटल थ्योरी जो है, कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी जो है उसने अपने नज़रिए से लिखी है। इसके बाद दूसरे भी हैं मुख्तलिफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है कोग्निटिव डेवलपमेंट की अपनी स्टेजेस बताई हैं। इसने 4 बताई हैं, किसी की 8 हैं, किसी की 6 हैं, तो इस तरह मुख्तलिफ है। तो जीन पियाजे ने जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट रखा है इंफॉर्मेशन का, कोग्निटिव डेवलपमेंट का, उसने पूरी थ्योरी के अंदर सबसे पहले 3 चीजें जो है ना एक्सप्लेन की हैं। एक तो उसने स्केमा का लफ्ज यूज किया है। स्केमास, जब भी मेमोरी वगैरह के लफ्ज जो है चैप्टर है उसके अंदर भी है स्केमास यूज होते हैं। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन जब गेन करते हैं चीजों को, तो वो हम स्केमास बना के फिर अपने अंडरस्टैंडिंग में बिठाते हैं। मिसाल के तौर पे
आपको एक एलिफेंट के स्पेलिंग दे देते हैं, एलिफेंट की स्पेलिंग है, तो आप एलिफेंट की स्पेलिंग कैसे बताएंगे? ELE, हाँ सेगमेंट, ELEPHANT ऐसे बताएंगे, कुछ उसको अपने अल्फाज में ELE, तो हर किसी का एक अपना चीज है। तो उससे ये कहता है कि स्कीमा वो होते हैं कि नॉलेज हेल्प टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, यानी कि जो बच्चा स्कीमास के थ्रू जो है वो एक तो इंटरप्रेट करता है और दूसरा उसको अंडरस्टैंड करता है। इंटरप्रेट करता है, पहले तो उसकी अपनी कोशिश होती है कि वो क्या चीज है, किस लिए, फिर वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये किस काम के लिए ये चीज है। उसके बाद फिर कहता है कि स्कीमास के बाद आती है सिमुलेशन। आपके पास हमारे घर में जो बच्चा होता है फर्स्ट लव माँ पाता ऐसा कुछ सीखता है, फर्स्ट लव सीखता है, लेकिन फिर जब वो आगे थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर वो दूसरा लव सीखता है उसके साथ। इस तरह पूरी एक लैंग्वेज उसकी जो है डेवलप होती है, तो वो सिमुलेशन होती है। सिमुलेशन हमेशा वो कहता है कि जो बैक इंफॉर्मेशन थी जो उसने सीखी थी उसके साथ उसको बैलेंस करके उसी के साथ उसको चला रहा है, या फिर उसको डिफरेंट करके उसके साथ चला रहा है। एंड में इक्लिब्रेशन का जो लफ्ज यूज किया वो इन्हीं दो चीजों के लिए उन्होंने यूज किया हुआ है कि जो प्रीवियस नॉलेज है और जो आगे वाली नॉलेज है वो उन दोनों को कंपेयर करके आगे बढ़ रहा है। फिर उसने ये तीनों जो है टर्म्स बताई हैं जिसमें स्कीमास, सिमुलेशन एंड अकोमोडेशन और इक्लिब्रेशन, ये जो टर्म है वो कहता है कि ये जब तीन टर्म्स मुकम्मल होंगी तो फिर बच्चा अपनी एक चाइल्ड और कोग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा। तो अब हम आते हैं जो फर्स्ट डेवलपमेंट है जिसमें सेंसरी मोटर का जिक्र किया गया। अब वो क्या नाम है, इन्होंने भी सवाल किया था कि जो बच्चे हैं उसके अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो ये कहना चाहते थे कि बचपन माँ के पेट से ही जो है ना बच्चे के अंदर मौजूद होती है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने जो है छोटा सा उसको जो है लिख दिया गया है। ऐसा ही है कि ये तो हमेशा उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बताया गया कि कैसे वो बच्चा डेवलप होगा, उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे बढ़ती है और कहाँ जाके उसकी एंड होती है। सबसे पहले हमें ये भी सीखना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क क्या है। दोनों चीजें यूज की गई हैं, डेवलपमेंट भी यूज की गई है और ग्रोथ भी यूज की गई है। डेवलपमेंट जो है वो आपकी कंटिन्यू रहती है, ग्रोथ एक हद तक जाके आपकी स्टॉप हो जाती है। स्टॉप इसलिए हो जाती है कि हम एक जब टीन एज में आ जाते हैं तो हमारी दाढ़ी मूंछ सब कुछ सब बराबर, जिसको जितना बढ़ना होता है वो उतना बढ़ जाता है। लेकिन डेवलपमेंट ये होती है कि हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। ये डेवलपमेंट चेंजेस हो जाती है, काले बाल फिर सफेद बाल, ये सारी डेवलपमेंट सिस्टम। तो उसमें ये बताता है कि इन्फेंट नो द वर्ड थ्रू द मूवमेंट एंड सेंसेशन। अब वो इन्फेंट जो बच्चा कह रहा है, इन्फेंट वही बच्चा है जो पैदा होके बाहर आया है, तो वो चीजों को अपनी हरकत और सकनात से ही ऑब्जर्व करता है। अब जाहिर सी बात है कि बच्चा जो पैदा होता है वो बोलेगा तो नहीं वैसे, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर लर्निंग करवा देते हैं। जब बच्चा रोता है तो माँ क्या महसूस करती है कि उसको भूख लगी है या उसकी तबीयत खराब है या कुछ ऐसा सिस्टम है। फिर जब उसकी वो चीज नीड जो है ना कंप्लीट होती है तो बच्चा क्या करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास एकोमोडेट करके रख देता है, और फिर इसके अलावा जब न्यू चीज सीख रहा होता है तो फिर उसको भी वो लाके ऐड कर रहा होता है और पुरानी वाली के साथ मिला रहा होता है। फिर ये तो उसने छोटे बच्चे की बताई है कि मूवमेंट और सेंसेशन से सीखता है, और सबसे बड़ी उसकी जो है ना वो चीजों को सक करना, यानी शक यानी मुंह से शक करता है, जो पानी पीता है या दूध पीता है जो भी चीजें वो शक करेगा उसको। फिर ग्रेप्सिंग यानी होल्ड करना सीखता है, आप कोई भी उसको चीज देंगे तो वो मुट्ठी में काबू कर लेगा, बाहर नहीं निकालेगा। फिर लुकिंग, देखने से वो पहचानता है, और फिर लिसनिंग, दूसरा वो सुनने से। कुछ बच्चे जो है ना आगे वो 6 मंथ के होते हैं तो वो अपनी माँ की आवाज परफेक्ट पहचान लेते हैं और चुप हो जाते हैं, बाद दूसरा कितना भी चुप रहा है नहीं होते। तो ये चीजें। फिर कहता है कि प्री ऑपरेशनल। अब प्री ऑपरेशनल का जो लफ्ज यूज किया है, यानी ऑपरेशन का लफ्ज जब वो इस्तेमाल कर रहा है तो यानी फिर हम जो है ना वो एक सेंस रीजनिंग के साथ, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ आ रहे होते हैं। लेकिन उसने 207 की जो एयर बताई वो कहता है वो प्री ऑपरेशनल थॉट है। रीजनिंग तो पैदा हो जाती है बच्चे के अंदर, लेकिन उस टाइप की नहीं होती कि वो चीजों को अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर सके। अब इसमें जो बताया कि चिल्ड्रन बीइंग थिंक सिंबॉलिकली एंड लर्न यूज वर्ड टू पिक्चर एंड रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट, कि बच्चा जो है ना चीजों को सिंबॉलिकली तरीके से जो है ना सीखना शुरू कर देता है, यानी उनको पिक्चर या किसी नाम से या कुछ ऐसे, और फिर उन पिक्चर्स को अगर आप रिप्रेजेंट कराएंगे। एक उन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि एक बच्चे को अगर आप बॉल है, मिट्टी का बॉल बनाए और उसके 2 पीसेस है उसको काट दें, तो एक पीस को आप ऐसे ही छोड़ दें फ्लैट और दूसरे को आप रोल करें, तो आप उन बच्चों में से पूछेंगे इसके अंदर बड़ा कौन सा है, साइज कौन सी बड़ी है, तो वो बच्चा आपको बताएगा जो रोल हुआ हुआ है उसकी साइज बड़ी है, लेकिन वो दोनों ही इक्वल है हमारी नजर में।
तो वो कहता है कि वो रीजनिंग इस तरह की, हाँ, तो वो क्वांटिटी दोनों की सेम ही है, लेकिन क्या किया उस बच्चे को दिखाने के लिए, उस रीजनिंग देखने के लिए कि क्या वो ये बता सकता है कि ये दोनों चीजें इक्वल हैं या डिफरेंट है, लेकिन वो बता रहा है कि वो बड़ी है वो छोटी है, लेकिन है असल में दोनों एक ही। तो वो क्या कहता है कि रीजनिंग जो है ना फिर इस हद तक बढ़ती है कि वो चीजों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर वो एज के हिसाब से चल रहे हैं। फिर कहता है while get better language thinkly and still tend to think about the things in concrete way, चीजों को कॉन्क्रीट वे से समझता है। कॉन्क्रीट वे वो चीज होती है कि जो हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है, दुनिया के बारे में पता चल गया है, हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चल जाता है, अपने बारे में अच्छाई और बुराई का हमें पता चल जाता है। तो ये सारी हमारी जितनी भी इस वक्त जिस एज में हम चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ये हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग है कि हम अच्छे बुरे भले की सबको हमें पता है। फिर कहता है इनफैक्ट लर्न थिंग्स कंटिन्यू एग्जिस्ट सेवन थ्रू दे कैन नॉट बी सीन, कि कुछ चीजें वो 7 साल तक ऐसी भी सीखता है कि जो उसने देखी भी नहीं होती, लेकिन वो सीख रहा होता है। अब मिसाल के तौर पर उसने एक मिसाल दी थी कि टीचर ने एक बच्चे को जेबरा दिखाया, एक पिक्चर में उसको टीचर ने जेबरा दिखाया, टीचर ने उसे बताया कि ये जेबरा है, उस बच्चे ने कहा कि ये जेबरा है। फिर कुछ सेकंड के बाद टीचर ने वहां डंकी भी रखा, हॉर्स भी रखा, तो फिर बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा ये भी जेबरा है। लेकिन फिर उसकी जो है नॉलेज उसको टीचर ने अलग करके बताई कि ये हॉर्स है, ये डंकी है, ये जेबरा है, तो फिर उसने उस नॉलेज को क्या है गेन करना शुरू कर दिया, डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया चीजों को। तो दायरा उसने जेबरा देखा हुआ था तो उसने जेबरा ही बता दिया, घोड़ा गधा उसने देखा नहीं था, जब उसको दिखाया गया तो उसने उस नॉलेज को भी गेन कर लिया। और फिर कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज इसमें 7 to 11 ईयर्स चीजें आ जाती हैं। अब जाहिर है आपको भी पता है 11-12 साल का बच्चा जो है वो 2-3 क्लास में भी हमारे पास आ जाता है, तो उसको हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है कि इसमें वो क्या कहता है कि लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, कॉन्क्रीट इवेंट्स जो उसके सामने होते हैं उनके ऊपर वो सोचना शुरू कर देता है, सवाल भी करना शुरू कर देता है। बाद औक़ात हमारे पास 11 साल के या 10 साल के बच्चे ऐसे होते हैं कि पहाड़े में कोई वाकया हो जाए या कुछ हो जाए या कुछ देख लें तो पूछेंगे आपसे, अम्मी ये क्या है, अबू ये क्या है, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, सूरज यहाँ से क्यों निकल रहा है। तो इस तरह के वो हाइपोथेटिकल सवाल भी आपसे जो है ना पूछना शुरू कर देगा। फिर क्या कहता है टू बिगिन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन यानी बात करने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसके साथ उसका डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई है कि लिक्विड इन शॉर्ट वाइड कप इक्वल टू द टाल स्किनिंग ग्लास, फॉर एग्जांपल उसने दी हुई है, उसने एक लिक्विड, ये खुद उसकी एग्जांपल है, जीन पियाजे ने बच्चों के बीच में की थी कि पानी सेम अमाउंट का पानी लिया था और डिफरेंट शेप के जो एक कप था और दूसरा उस कप मतलब एक वाइड चौड़ा उसको बॉक्स कहेंगे गिलास का वो था, पानी सेम ही अमाउंट का था। मैंने बताया ना कि वो उसने क्या किया कि वो पानी उसमें भी डाला, वो पानी उसमें भी डाला। अब वही बच्चे से पूछ रहा था कि अब ये बताओ किस कप के अंदर ज्यादा अमाउंट है, तो बच्चे को जो वो चौड़ा लगा, शेप उसकी स्क्वायर थी, तो उसने कहा कि इसके अंदर ज्यादा है और इसके अंदर कम है। ये एग्जांपल यहाँ पर दी गई है। फिर कहता है कि चिल्ड्रंस आर स्टिल कॉन्क्रीट रिट्रेड देयर थिंकिंग्स एट द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट दे बिकम मोर एडेप्टिव एट यूजिंग लॉजिक्स। जाहिर है बच्चा जब सोच पैदा हो रही है, लॉजिक पैदा हो रहा है, तो फिर उसकी नॉलेज भी उसके साथ बढ़ रही है। जो वो सवाल करेगा उसको सवाल का जवाब मिलता जाएगा, वो नॉलेज को बढ़ाता जाएगा। और फिर आखिर में ईगो सेंट्रिक की बात की गई है। ईगो तो सबको पता है कि ईगो क्या है, अना। तो इस उम्र में बच्चे वैसे भी जिद करते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, फिर उनको भी हमें जो है ना लेके चलना पड़ता है कि ईगो सेंट्रिज्म उसमें से कैसे उनका खत्म किया जाए। चौथी स्टेज जो फॉर्मल स्टेज बताई है वो इसने ये बताई है कि ये हमारी जो है 12 ईयर से लेकर फिर मरने तक रहती है। जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारा किस्सा खत्म हो जाता है। यहाँ तक ये स्टेज इसकी बराबर जो है ना मुकम्मल रहती है। अब इसमें जाहिर है सब कुछ बड़े हो जाते हैं, जैसे हम लोग हैं, बच्चा जो है हिस्ट्रिकली चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। जो भी सोसाइटी के अंदर हमारे पास नॉर्म्स हैं, इथिक्स हैं, मोरल है, डेवलपमेंट है, जो भी है वो सारी चीज़ें इसमें वो सीखना शुरू कर देता है। वो इसमें खुद को इतना काबिल कर जाता है कि वो सोसाइटी के अंदर खुद को एडजस्ट कर लेता है और सोसाइटी के अंदर वो सर्वाइव करना शुरू कर देता है। सोसाइटी दोनों तरह की होती है, गुड भी होती है और बैड भी होती है। फिर वो अपने अंदर इतना सेंस डेवलप कर लेता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ बुरी है, वो इस उम्र में उसको आना शुरू हो जाती है। और उसमें फिर सब्र के पैमाने भी वो कहता है कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं इंसान के। तो जाहिर है जब हम
15-16 साल के थे तो गली में कोई बच्चा लड़ता तो सब साथ मिलकर उसके बच्चे जाते थे, लेकिन जब थोड़े थोड़े बड़े हुए, होश आना शुरू हुआ, तो इन चीजों से हम अवॉइड करते गए। और जितने बड़े होते गए फिर हम अपने जो है ना वो पेरेंट्स की जगह लेते जाते हैं। पेरेंट्स चलते हैं ना, एक पीढ़ी चली जाती है तो फिर हम भी आ जाते हैं उसी जगह पर। तो ये उसने ये जो डेवलपमेंट की जो लास्ट स्टेज बताई कि इंसान ऐसा हो जाता है, जिसमें लिखा भी हुआ है मोरल है, फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल को क्या होते हैं? फलसफा, बच्चों को सिखाने वाले चीज, बेटा ये ऐसे होता था पहले जमाने में, अब ये होता है, इसको ये के करो, लड़ाई नहीं करो, किसी के साथ अच्छाई करो, ये होगा। मतलब इस तरह की वैल्यूज जो है वो एक कंप्लीट इंसान के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और ये फिर एंड तक वो कहता है कि इंसान के मरने तक चलती रहती है। ये इसकी थ्योरीज का टोटल कॉन्सेप्ट है। टॉपिक्स हमारे ग्रुप ने कवर किए वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। तो अब ये वाला टॉपिक भी, इसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो अक्सर हम उन चीजों को मालूम नहीं कर पाते लेक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, कि बच्चा है, मार भी लिया, फिर हर एंगल से समझा लिया, लेकिन वो एंगल अप्लाई ही नहीं कर पाए जिस चीज की उस बच्चे को जरूरत थी। हम उसका फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, उसका अगर आपको केस ही नहीं पता समझ में आता, जब वो उसको आइडेंटिफाई या डायग्नोज नहीं कर सकता, तो क्या बीमारी का इलाज हो सकता है? तो यही है, बच्चे के अंदर जो डिसऑर्डर्स है उसका हमें पता चल जाता है तो वी कैन ट्रीट वेल, ठीक है, तो हम उसको अच्छी तरह से इसका इलाज कर सकते हैं। तो अब वो डिसऑर्डर्स कौन से जो यूजुअली हमें सामना करना पड़ेगा उन बच्चों के अंदर, या उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये बच्चा ऐसा है, तो इसके अंदर अगर ये डेफिशिएंट है इस चीज का, तो हम इसको किस वे में रखकर, किस रास्ते पे चलाकर इसके अंदर से ये खामी को दूर किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो हमारे पास डिसऑर्डर है या कमी जिसको कहते हैं डायलेक्सिया, ठीक है। डायलेक्सिया का मतलब होता है बच्चा अच्छी तरह रीडिंग को, पढ़ने में उसको मुश्किलात का सामना है, कर पाएगा, तो उससे जो रिलेटेड उसकी जो लैंग्वेज है वो उसकी स्किल्स भी बेकार है। फिर लाजिमी सी बात है, मेरे को अपनी जबान मतलब मैं अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाता, तो उसके साथ साथ जुड़ी हुई जितनी भी स्किल्स है मैं उसमें भी माहिर नहीं हूँ, ठीक है। पहली डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर होती है, ठीक है। ये सारी मैं बताऊंगा, फिर बाद में लास्ट में बताऊंगा कि हम कैसे बच्चे के अंदर ये सब चीजों को इम्प्रूव कर सकेंगे। आखिरी में मैं आपको पूरा तरतीब से बताऊंगा। तो पहले कंडीशंस पढ़ लो ना। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। सेकंड हमारे पास कंडीशन है कैलकुलिया, डायकैलकुलिया मतलब सिंपली आप लोग, डाय का मतलब नहीं, कैलकुला मतलब मैथमेटिक्स या नंबर्स को वो सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसका मतलब आप इसको ये ले सकते हो कि वो नॉर्मल मैथ या अर्थमेटिक्स को भी वो सॉल्व करने की सलाहियत उसके पास नहीं है। हाँ, उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हाँ, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उनके सिम्टम अक्सर सेम ही होते हैं, लेकिन हम इतने अवेयर हों कि मैं उनके अंदर भी डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे के सारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए, लेकिन जब बने में आप सब बोलेंगे ये ऑर्गेनिक चीज है, ठीक है तीनों ऑर्गेनिक, लेकिन हम उसको फर्दर उनके स्ट्रक्चर्स के अंदर देखते हैं कि इसमें कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन इसमें, लेकिन वो हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, ठीक है, कंपाउंड। अब हमारे पास इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, या मतलब जो सर ने कहा डिसऑर्डर्स कह सकते हैं या कमी कह सकते हैं, कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, नॉर्मल सी मैथ को समझ नहीं सकता और नंबर्स को काउंट नहीं कर सकता। तीसरा है सर, बोर्ड थोड़ा सा ग्राफिया, ठीक है, सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ये नॉमेनक्लेचर्स वाले वर्ड्स हैं, अक्सर हम लोग सुफिक्स यूज करते हैं ना, तो उससे हम आइडेंटिफाई होता है। डिस्ग्रेफिया, डिस्ग्रेफिया का मतलब है, या डायग्रेफिया का मतलब ये है कि वो राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग को, राइटिंग स्किल उसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, डिफिकल्टी है उसको, प्रॉब्लम है राइटिंग के अंदर। देखो, एक बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, उसके अंदर इसको हम कह रहे हैं, इसको जो प्रॉब्लम जो हम जिसमें कंपाइल करेंगे वो डायग्रेफिया। और उसके बाद इसको ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वो प्रॉपर तौर पर कोई भी अपनी थॉट्स जो उसके पास आ रही है उसको वो ड्रॉ भी नहीं कर सकता, जैसे वो बिखरा हुआ है कि मैं उसके ऊपर कोई इमेज नहीं बना सकता,
मतलब एक मेरे अक्सर हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, होता हो किसी के साथ, कि हमारे पास बहुत सारी थॉट्स होती है लेकिन उसका हम इमेज नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया डायग्रेफिया के अंदर। और उसके पास चीजों को, थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता। वो एक पेपर दे दो उसको, बोलो कि यार आप इसके ऊपर अपनी थॉट जो आ रही है उसका इमेज बना के दो, वो नहीं बना सकता, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद है आखिरी चौथा ये है नॉन वर्बल लर्निंग। नॉन वर्बल लर्निंग का मतलब है कि वो बच्चा किसी के फेस एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से भी किसी चीज का, उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब वो टीचर के फेस एक्सप्रेशन या आप उसको कहीं पर भी अप्लाई कर दो, बॉडी लैंग्वेज आप अपने, मतलब आप एक जगह पे इसको नहीं रखो ना। वो बंदा अगर जब सोशलाइज होगा तो उसको बॉडी लैंग्वेज नहीं पता होगी कि यार अगर कोई बंदा यहाँ से जा रहा है वो गुस्से में है या काम कंडीशंस के अंदर है, या वो बच्चा हमारा टीचर है, मेरी इस बात पे उसको गुस्सा आया नहीं आया, उसके एक्सप्रेशन से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ना उसको बॉडी लैंग्वेज से पता चलेगा। ठीक है, ये कंडीशन को कहते हैं नॉन वर्बल लर्निंग। नॉन वर्बल जो होता है हम उसको कहते हैं जबानी जो बात होती है ना। अब नॉन माने जबानी बात नहीं क्या उसका सेंस उस चीज को, हाँ ये सही करेंगे हम बाद में करेंगे ना, पहले हम कंडीशन समझ लें। उसके बाद आखिरी में है ओरल रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चा जो है डिफिकल्टी होती है उसको किस चीज के अंदर, बोलने के अंदर और लैंग्वेज को लिखने के अंदर और अपने आप को एक्सप्रेस करने के अंदर प्रॉब्लम होता है। उसको कहते हैं ओरल रिटन लैंग्वेज डिसऑर्डर, जिसके अंदर बच्चा बोल नहीं सकता और अपने आप को यहाँ पर आकर एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मेरे पास ये वर्ड्स है, मैं कैसे बोलूं और मैं यहाँ पर आकर कैसे एक्सप्रेस करूं। हमने इसमें से आइडेंटिफाई किया उन्हीं टर्मिनोलॉजी की बुनियाद पर जो हम लोगों ने पास्ट में डिस्कस किया, अभी कुछ देर पहले क्या डिस्कस की थी। वही कंडीशन हमें पता चला जब लिख नहीं सकता तो हमने उसको कहा कि उसको जो है लर्निंग चैलेंजेस का सामना है। वो कौन सी चैलेंजेस है, उसको डिस्ग्रेफिया है और डिसकैलकुलिया है, मतलब मैथ नहीं सही तरह समझ पा रहा और दूसरा वो रिटिन नहीं लिख पा रहा, लिखने में वो उसकी कमजोर है। तो अब हम उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, वलीद को अब कैसे इंप्रूव किया जाएगा। सबसे पहले वलीद को आईईपी के थ्रू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन का प्रोग्राम होता है कि एक पर ही काम करना, एक ही बंदे पर ही एजुकेशन का इम्पैक्ट डालना कि भाई इसके अंदर ये चीज आइडेंटिफाई हो गई। यार अगर किसी को बीमारी होती है, क्या डॉक्टर के सारे बराबर में बैठे वाले जो अटेंडेंट होते हैं उनको भी दवाई देगा क्या? उसी को देगा ना जो बीमार है। तो हमारे पास आप लोग लगा लेना यार, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, चलो लिख देता हूँ। फर्द वाहिद पर तवज्जो देना, सर ने बहुत इजी वर्ड्स में समझा दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस बच्चे के लिए उसकी नीड के मुताबिक उसकी लर्निंग एक्टिविटी को हम लोग इम्प्रूव किया जाएगा कि भाई इसके अंदर ये प्रॉब्लम है तो इस हिसाब से इसकी एक्टिविटी देखो। कभी कभी बोलते हैं ना कि ये काम सीधे हाथ से नहीं हो रहा तो उल्टे हाथ से कर लेते हैं, वो ऐसे नहीं समझ रहा तो ऐसे समझा देते हैं। किसी का लंगड़ा पाँव अगर किसी का मतलब अगर माजूर हो जाता है तो हम उसको कहीं ना कोई तरीका तो करके उसको जिंदगी गुजारने का तो रास्ता बता ही देते हैं ना। तो इसलिए हमने उसकी जो थोड़ा जो प्रॉब्लम है उसको हमने उसको मतलब उसको उसके अंदर से निकालना है बस कैसे भी करके, ठीक है। तो हमने उसकी एक लर्निंग एक्टिविटी को टेलर करना है, बनाना है और उसकी नीड के मुताबिक कि भाई इसको अभी जो नीड है ना उस हिसाब से इसको ये तो सिखाओ। ऐसा नहीं है कि भाई अभी उसको तीसरी क्लास का कोर्स है तो उसकी जगह हम चौथी का भी उसके दिमाग में पहले उसको वो ही नहीं समझ पा रहा तो हम उसको वो कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज के दौर में सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। उसको टेक्स्ट का प्रॉब्लम है, लिख नहीं सकता, उसको स्पीच दो, ताकि स्पीच वाला सॉफ्टवेयर होता है, वो स्पीच देगा, वो लिखना शुरू कर देगा। भाई वो बोलेगा, लिखना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, उसको टेक्स्ट समझने आ जाएगा कि ऐसे लिख रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात ये लिख रहा है। तो क्या वो हमने सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का यूज करके भी उसके अंदर जो खामी थी उसको इंप्रूव किया। मैथ वाली एप्लीकेशंस आती हैं, मैथ सॉल्विंग एप्लीकेशंस आती है, अगर आप नेट पे देखो तो उसके अंदर मैथ का प्रॉब्लम है, नंबर नहीं काउंट कर सकता, हमारे बोलने पे भी नहीं कर रहा,
एप्लीकेशन का यूज करके उसको मैथ के नंबर काउंट करना भी सिखा देंगे, वो भी सीख जाएगा वो। ठीक है। और एक और बात, ये तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको उसकी खामियों के ऊपर एक ओवरलैपिंग कर दी और इंशाल्लाह वो इससे निकल जाएगा, उसके अंदर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का डिफरेंशिएट करना, पढ़ाने की हिदायत को अब चेंज करना है, उसके लिए कैसे? टीचिंग मेथड को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसे बच्चों के लिए आप भले कितने भी एक्सपर्ट हो, जब आपको पता चल गया इस बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है और आप मुसलसल वैसे ही पढ़ा रहे हो, तो आपको उस बच्चे के साथ आपने नाइंसाफी ही की है। आपको इंसाफ करना चाहिए था, आपने अपने टीचिंग मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए था। एक बच्चा अगर वो मैथ नहीं समझ सकता था, उसके अंदर डिसकैलकुलिया था, तो आपने क्या लेके जाना था उसको? मैथ की एप्लीकेशन के थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको नंबर काउंट करने भी सिखाने थे। ठीक है। अब आपने एडॉप्टिंग मेथड को चेंज करना है ताकि वलीद की जो नीड है उसको पूरा किया जाए, वलीद के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए। और इसके अलावा उसके जो भी टास्क हैं, ऐसे बच्चों को हमेशा बड़े बड़े टास्क नहीं दिए जाते। ठीक है। जो बच्चे इस तरह प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको कभी भी बड़े टास्क नहीं दिए जाते, हमेशा उनको छोटे टास्क दिए जाते हैं, बड़ों को भी छोटा कर दिया जाता है। क्योंकि एक बच्चा बड़ी चीज तो समझ ही नहीं सकता ना, उसको हम बड़े में क्यों उलझा रहे हैं? छोटे में ही उलझ रहा है वो, तो उस बड़े को भी छोटा करके देना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद वहां पे बैठे हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ उसकी दोस्ती लगाओ या उनको सपोर्टिव विंग बनाओ या उसकी, ताकि वो उसको गाइड करे। अगर नहीं आ रहा तो कंधे पे हाथ लेकर उसको चलाए ताकि वो भी समझ सके। ठीक है। थैंक यू।